नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुरेश कुमार टू प्रोफेसर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम कार्यालय हिंदी को पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को सूचना के माध्यम से बताया गया था कि जो सेकेंड सेमेस्टर है आपका, उसकी जो परीक्षाएं होंगी अप्रैल माह में, वो सभी जो है बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर पर आधारित है। तो हम जो यह लेक्चर लेकर आए हुए हैं, जो आपकी क्लास होगी तो अब बहुविकल्पी माध्यम से होगी, क्योंकि अभी तक आप लोग लिखित परीक्षा को जो है बहुविकल्पी न दे करके जो है आप व्याख्या के रूप में लिखते थे उसको। तो आइए हम देखते हैं कि हम लोग क्या पढ़ेंगे और किस प्रकार आपका प्रश्न पत्र आएगा। उसी आधार पर ये प्रश्न तैयार किए गए हैं, उसी से पूरे संबंधित है। तो जैसा कि आपके सामने स्क्रीन में प्रदर्शित हो रहा है कि देखिए, आपकी जो विषय हमने लिया है वो हिंदी। हिंदी में जो हिंदी इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, यानी बीए सेकंड सेमेस्टर जो पढ़ रहे हैं। और इसमें आज से हमने ये निर्धारित किया है कि आपका जो पाठ्यक्रम है इकाई 1 से लेकर के इकाई 8 तक आपके सभी प्रकार के प्रश्न उत्तर तैयार करके और आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। आप उनको कंप्लीट करिए। जैसे इकाई 1 में अगर आप देखें तो इकाई 1 में कार्यालय हिंदी का स्वरूप, उद्देश्य और क्षेत्र, इसमें जो है कितने भाग आ गए? 3 भाग आ गए। एक प्रकार से देखा जाए इकाई 1 में कार्यालय हिंदी का स्वरूप आपको पढ़ना है, इसके बाद कार्यालय हिंदी का उद्देश्य क्या होता है और कार्यालय हिंदी का क्षेत्र क्या है। ये जो कार्यालय हिंदी का प्रयोग हो रहा है कहाँ कहाँ हो रहा है, ये आपको ध्यान देना। अब इसमें जो हम आज जो पढ़ेंगे उसका जो शीर्षक है वो है कार्यालय हिंदी की संकल्पना। मतलब कि हम लोग जो कार्यालय हिंदी पढ़ रहे हैं तो ये किसे हम कार्यालय हिंदी कहेंगे, ठीक है। तो अब उसमें से देखिए, जैसा कि जिस प्रकार प्रश्न पत्र आएगा उसी प्रकार की व्यवस्था की गई है कि आपके बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, जिन्हें हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं, प्रश्न की तरफ चलते हैं सबसे पहले, जिससे कि आप लोगों का समय भी बचेगा। देखिए, आगे बढ़ने से पहले हम आप लोग कम से कम ये निर्धारित करें कि जितना हमें डेटा मिल रहा है, जितना कंटेंट मिल रहा है, कम से कम उसको पूरा पढ़ें। हम आपको बता दें कि जब से नीति आई और जब भी बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर होते हैं तो कम से कम 70% बच्चों की बैक लग जाती है। मैं हिंदी विषय की बात कर रहा हूँ, अदर विषय की बात छोड़िए, हिंदी विषय में कम से कम 75% बच्चों के पास बैक आती है। बैक क्यों आती है? क्योंकि अभी तक आप लोग लिखित परीक्षा देते रहे, अलिखित परीक्षा में कुछ ना कुछ लिखते रहे, तो उससे आपको नंबर प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन बहुविकल्पी में OMR बेस पे परीक्षा होगी। OMR में जो गोला आप काला करते हैं, तो अगर वह सही काला है तो ठीक है, नहीं तो पूरा गलत है। अगर सही आपने भरा तो 1 नंबर मिलेगा, नहीं पूरा 0 मिलेगा। इसी प्रकार आप जब सभी प्रश्न कर देते हैं, इसका मैं एक रेशियो भी आपको बता दे रहा हूँ। आपकी जो OMR सीट पर जो परीक्षा होगी विश्वविद्यालय की, वह 75 अंकों की होगी। और आपका जो मिड टर्म होता है महाविद्यालय के माध्यम से, जो आपका इंटरनल असेसमेंट होता है, उसका जो सेशनल आएगा, तो सेशनल की परीक्षा 25 अंकों की होती है। तो जो हम तैयार कर रहे हैं ये लिखित परीक्षा के लिए OMR बेस पर आप लोग कैसे परीक्षा देंगे। तो आइए हम पहले प्रश्न की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा जो यह पैटर्न लाने का जो उद्देश्य है, तो सबसे पहले यह है कि आप लोग कम से कम ये समझे कि हमारा प्रश्नोत्तर कैसे आएंगे कार्यालय हिंदी में। तो पहला प्रश्न हमारे सामने है, देखिए, कार्यालय हिंदी का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों से यही डिमांड की जाती है कि जो पाठ्यक्रम, जो शीर्षक आपके सामने है, तो वह जो हम पढ़ रहे हैं उसका मेन उद्देश्य क्या है।
मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा उद्देश्य क्या है, आप पढ़ रहे हैं तो आपका उद्देश्य क्या है। मेरा उद्देश्य है कि सही जानकारी आप तक पहुँचे और आपका यह उद्देश्य है कि उस जानकारी को प्राप्त करके और उसको हम अपने जीवन में लागू करें। आइए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो इसका ए नंबर है, देखिए कि साहित्य सृजन, दूसरा है संप्रेषण एवं प्रशासन में सुगमता, 3 नंबर यानी सी नंबर है आपका मनोरंजन, और डी नंबर पे दिया हुआ है केवल बोलचाल के लिए। अब आप लोग ये देखेंगे कि सबसे पहले इन सभी जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनको आप पढ़ेंगे। और देखिए जब भी बहुविकल्प प्रश्न उत्तर आते हैं तो उसमें सभी प्रश्न आपको सही दिखते हैं, तो आप उसमें सबसे अच्छा ऑप्शन कौन है जिसमें सब समाहित हो, तो उस ऑप्शन को हम लोग जो है टिक करते हैं वहाँ पर। तो जैसे कि हम आप बताएं, अगर हम बात करते हैं केवल साहित्य सृजन की, तो साहित्य सृजन में अगर देखा जाए तो समग्र रूप से साहित्य आ जाता है। अब पूरे साहित्य को हम कार्यालय हिंदी में अगर प्रयोग करते हैं तो कार्यालय का काम बाधित होता है, क्योंकि कार्यालय का काम समय जो है सीमित होता है और साहित्य विशाल हो जाएगा, तो साहित्यिक शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं होता। दूसरा काम आपने देखा कि मनोरंजन, तो हम लोग अगर कार्यालय में कोई कार्य कर रहे हैं या कोई ऑफिशियल काम करना चाहते हैं तो उसमें मनोरंजन की कोई गुंजाइश नहीं होती। मनोरंजन व्यक्तिगत हो सकता है, सामूहिक हो सकता है, लेकिन कार्यालय नहीं हो सकता। उसी प्रकार अगर देखें केवल बोलचाल, तो बोलचाल में हम लोग कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, हम घरों में जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, हम लोग ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, ए इधर आओ, तो ए इधर आओ ये कार्यालय शब्द नहीं हो सकता। वहाँ पर एक सिस्टम होता है कि आप इधर आइए। कोई भी किसी को अगर बुलाना चाहते हैं या किसी को कोई काम देना चाहते हैं तो एक सिस्टम तरीका होता है। अब आप देखते हैं, अब हमारे पास जो बी नंबर का ये बचा ऑप्शन, तो बी नंबर में अगर आप देखें तो इसमें लिखा है संप्रेषण एवं प्रशासन में सुगमता। संप्रेषण क्या होता है? संप्रेषण का मतलब होता है कि अगर जो मैं बात कह रहा हूं वह बात आप तक ज्यों की त्यों पहुंच जाए, जो मेरा विचार था मन के अंदर वह आपके हृदय में या आपके मस्तिष्क में ज्यों की त्यों बात पहुंचे और उसमें बाधा उत्पन्न ना हो। बाधा का मतलब क्या होता है, मैंने पत्र भेजा और जिस भाषा में आपने लिखा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया वो समझ में नहीं आ रहा, तो संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होती है। तो संप्रेषण क्या होना चाहिए कि हमारा संप्रेषण स्पष्ट होना चाहिए। दूसरी चीज प्रशासन में सुगमता। प्रशासन का मतलब होता है कि जो हम कार्यवाही कर रहे हैं तो उसमें सुगम रहता है। तो आपका जो ऑप्शन सही है वो कौन सा सही है, ऑप्शन बी। तो ये आपका ऑप्शन सही है। तो इसमें आप लोग क्या करते हैं, अब देखिए इसका मैं तरीका भी बता दूं, आप लोग गोला कैसे भरते हैं वहाँ पर। अब जैसे मान के चलिए आपके पास यहाँ पर एक प्रश्न है, अब मैं यहाँ पर इसकी बात कर दूं कि गोला कैसे भरेंगे। 1 नंबर का है तो यहाँ लिखा रहता है ए, यहाँ होता है बी, यहाँ होता है सी और यहाँ होता है आपका डी। ये 3 होगा। एक गोला यहाँ होगा, एक गोला यहाँ पर होगा, एक गोला यहाँ पर होगा और डी का गोला यहाँ हो। अब देखिए उत्तर आपका कौन सा सही, उत्तर आपका ये बी नंबर का सही है। मतलब कौन सा सही है, बी। तो आप यहाँ देखेंगे बी वाला गोला ही केवल काला करेंगे, अब इसके बाद छोड़ देंगे। ठीक है, हमें ये ध्यान देना है कि जो उत्तर सही है, ए का कौन सा उत्तर सही है, बी, तो केवल बी काला करना है। ऐसा नहीं, कोई कोई बच्चे पता क्या करते हैं, ए को भी काला करते हैं बी तक करते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि ए से बी तक जाना है हमें, नहीं, इस प्रकार आप लोग उत्तर सही करते हैं। तो ये बात समझ में आ गई, पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। आइए हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है कि कार्यालय हिंदी का विकास मुख्य रूप से किस कारण हुआ। मतलब जब हमें किसी न किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है, उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें किसी न किसी नई चीज का विकास करना पड़ता है। तो कार्यालय हिंदी आज के समय में मुख्य रूप से प्रयोग में ली जा रही है। तो पहला नंबर देते हैं व्यापारिक आवश्यकताओं के कारण, बी नंबर पे है सरकारी एवं प्रशासनिक कार्यों की सुविधा के लिए, सी नंबर है
विद्यालय शिक्षा के लिए, और आपका डी नंबर पे है अनौपचारिक वार्तालाप के लिए। अब देखिए आपके पास ये चारों ऑप्शन आ गए। सबसे पहले आप ये समझिए कि इन चारों में से सबसे उत्तम बात किस में कही गई है कार्यालय हिंदी के लिए। तो क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे कार्यालय हिंदी के विकास की बात हो रही है कि विकास के मुख्य रूप से किस कारण हुआ, मतलब इसका विकास आगे क्यों बढ़ रहा है, इसकी विकास की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए सबसे पहले देखें व्यापारिक आवश्यकताओं के लिए, आवश्यकताओं के कारण। देखिए कार्यालय के लिए केवल अगर व्यापार से जोड़ दिया जाए कार्यालय को, तो यह कार्यालय की जो बिग पॉइंट है देखा जाएगा। मतलब ये हो जाएगा कि केवल कार्यालय में व्यापार नहीं आता, केवल व्यापारिक कार्य नहीं होते, उसमें कुछ ऑफिशियल वर्क जो होते हैं, सरकारी कार्य भी होते हैं। क्योंकि व्यापार अलग है, सरकार अलग है, शासन अलग है, क्योंकि शासन के माध्यम से कार्यालय चलते हैं। हमारे जो कार्यालय हैं संविधान के माध्यम से चलते हैं। तो इसी प्रकार अगर देखा जाए तो व्यापारिक आवश्यकताओं के लिए ही केवल नहीं किया गया कार्यालय के जो है विकास में नहीं रहेगा। इसका एक चीज़ और हो सकती है, कुछ ना कुछ अंश इसका सही हो सकता है, लेकिन हमें उत्तर कौन सा चाहिए होता है, मुख्य रूप से जो अच्छा हो। आगे देखते हैं। अब इसके बाद देखिए सरकारी एवं प्रशासनिक कार्यों की सुविधा के लिए, हाँ इस बात को कहा जा सकता है कि देखिए यहाँ पे क्या है कि सरकारी शब्द लग गया नंबर 1, इसका मतलब संवैधानिक कार्य हो रहा है, जो हमारा सबके लिए विधान है, उसके आधार पर कोई बात आ रही है तो वह अच्छी मानी जाती। दूसरी चीज प्रशासनिक जो कार्य होते हैं वो भी संविधान से जुड़े हुए तत्व होते हैं, और जो हमारी हिंदी है वो एक संवैधानिक भाषा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, उनके कार्यों की सुविधा के लिए, तो ये आपका उत्तर सही होगा। इसके बाद अगर इसकी हम देखें कि विद्यालय शिक्षा के लिए, हाँ विद्यालय शिक्षा के लिए भी हो सकता है, लेकिन विद्यालय शिक्षा केवल एक पक्ष हुआ, कार्यालय का विद्यालय एक हिस्सा हुआ, लेकिन विद्यालय के अलावा भी ऑफिस होते हैं, तो वहाँ के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा। तो ये एक पक्ष के लिए जो सरकार है, जो प्रशासन है, यहाँ पर देखिए सरकारी, तो विद्यालय सरकारी भी होते हैं, वहाँ पर प्रशासनिक कार्य भी होते हैं, मतलब प्रशासन द्वारा चलाए जाते हैं, संविधान के ढांचे में लेके चलाए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रशासन या सरकार का ही एक अंग विद्यालय होता है। तो केवल विद्यालय नहीं होता, सही तो है, लेकिन इससे अच्छा ऑप्शन आपका बी नंबर का है, इसलिए बी नंबर वाला ऑप्शन आपका सही माना जाता है। इसके बाद एक चीज और आती है, डी नंबर को देखिए, अनौपचारिक वार्तालाप के लिए दो शब्दों को समझिएगा। यहाँ पर एक शब्द होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। औपचारिक शब्द क्या है, अनौपचारिक शब्द क्या है। औपचारिक शब्द वह शब्द होता है जो हम सरकारी काम काजों में प्रयोग करते हैं, यह संविधान के दायरे में रहकर शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो एक प्रकार से जिन शब्दों को या जिन शब्दावलियों को हम लोग उसकी भाषा के मानक के अनुसार काम करते हैं, तो वह क्या होते हैं, अनौपचारिक भाषा, अनौपचारिक शब्द। अनौपचारिक क्या होता है, कोई भी शब्द बोल दीजिए, जैसे आप और मैं घर में बात करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, तो वो अनौपचारिक शब्द होता है। कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करते हैं कि मैं डायरेक्ट आपको जो है बोल भी नहीं सकता, बता भी नहीं सकता, अबे तबे की बातें होती हैं, तो ये अनौपचारिक बातचीत में आता है। अगर उसी बात को हम व्यवस्थित और मानक के आधार पर काम करते हैं, जिसे आप लोग पढ़ा होगा, पहले आपके इसमें जब NEP नहीं लगी थी, ईयरली प्रश्नोत्तर हुआ करते थे, तो उस समय सामान्य हिंदी पढ़ाई जाती थी, और जो सामान्य हिंदी जो पढ़ाई जाती थी उसमें सामान्य हिंदी में शब्दों का जो प्रयोग होता है तो वह एक क्या होता था, मानक हिंदी होती थी। आगे समझ में, आगे अब बात करते हैं हम लोग, तो इसका मतलब अनौपचारिक का तो कहीं जहां भी अनौपचारिक शब्द आ जाए उस उत्तर को आप हमेशा काट दीजिएगा, क्योंकि अनौपचारिक के लिए कोई जगह नहीं होती। तो अब आपका उत्तर कौन सा सही हुआ, क्योंकि विद्यालय के लिए तो हो सकता है, लेकिन ये एक पक्षी है, केवल एक बात को
पॉइंट। व्यापार के लिए भी हो सकता है, लेकिन व्यापार भी किसका अंग होता है? सरकार का होता है, प्रशासनिक होता है, क्योंकि व्यापार हम अपने आप व्यापार नहीं कर सकते, उसके नियम के आधार पे करते। तो नियम कहाँ है? शासन में। यानी तो इसका उत्तर सही होगा आपका कौन सा? बी। आइए आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न 3, कार्यालय हिंदी किस प्रकार की भाषा होती है? अब देखिए, बार बार शब्द आता है कार्यालय हिंदी, तो आप सोचते होंगे तो कार्यालय हिंदी के बाद भी हिंदी होती होगी। हाँ, होती है। कार्यालय हिंदी का मतलब है जो हम सरकारी कामकाजों में भाषा का प्रयोग करते हैं वह कार्यालय हिंदी हुई। लेकिन जब हम उसी हिंदी को अपने दोस्तों के साथ वार्तालाप करते हैं तो वो गैर कार्यालय हिंदी होती है। अपने घरों में जो प्रयोग हिंदी करते हैं तो वो कार्यालय हिंदी नहीं होती। अब देखिएगा, तो कहते हैं कार्यालय हिंदी किस प्रकार की भाषा होती है? कठिन और जटिल, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है बी नंबर, सरल, स्पष्ट एवं संक्षिप्त। तीसरा जो है सी नंबर का देखिएगा, केवल साहित्यिक। और बी नंबर आप देखेंगे केवल शुद्ध संस्कृत निष्ठ। अब देखिए, मैं पहले चारों की व्याख्या करता हूं, फिर आपको उत्तर बताता हूं। आप खुद उसका उत्तर निकाल लेंगे। आप ये बताइए, मान के चलिए पत्राचार आपने किया, आप पत्राचार हमसे कर रहे हैं या हम आपसे पत्राचार कर रहे हैं, हमने आपको पत्र लिखा और कठिन शब्दों का प्रयोग किया, तो आप जब उस पत्र को पढ़ेंगे तो आपको यही समझ में नहीं आए कि सर क्या कहना चाहते थे। ये सर ने जो पत्र हमें भेजा है किस लिए भेजा है, तो आपको तो पता चल गया कि ऐसे शब्दों का प्रयोग होना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा था, हमें बातें नहीं समझ में आ रही। आपने पत्र हमें भेजा है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो मैं नहीं जानता, केवल आप भर जानते हैं। लेकिन जो कार्यालय हिंदी में शब्द का प्रयोग होता है वो आप भी जानेंगे, हम भी जानेंगे। क्यों जानेंगे? क्योंकि वह औपचारिक शब्द है। तो इसका मतलब क्या है कि कठिन शब्द और जटिल शब्दों का प्रयोग कभी नहीं हो सकता, किसमें? कार्यालय हिंदी में। इसके बाद अगर देखें बी नंबर पे, सरल, स्पष्ट एवं संक्षिप्त। हाँ, यहां पर बात आ सकती है। अगर आपने पत्र मुझे लिखा और वो मुझे तुरंत समझ में आ गया क्योंकि सरल शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो वह ऑफिशियल हो सकता है। क्यों ऑफिशियल हो सकता है? क्योंकि जब हम किसी कार्यालय में कोई पत्र अप्लाई करते हैं या कार्यालय से कोई पत्र निकाला जाता है, तो आप लोग क्या करते हैं कि उसको पढ़ते ही आपको समझ में बात आ जाती है, तो आपको लगता है हाँ मैं समझ गए। तो सरल शब्द होने चाहिए, इस बात पे सहमत है। दूसरा शब्द लिया स्पष्ट। हाँ, ये भी बात सही है, क्योंकि शब्द अगर स्पष्ट नहीं है तो फिर हम भ्रमित हो जाते हैं। भ्रमित क्यों हो जाते हैं? कि पता नहीं क्या लिखा है, कोई कुछ पढ़ता है कोई कुछ पढ़ता है, क्योंकि स्पष्ट ही नहीं है। तो स्पष्ट होना चाहिए, बात सही है। संक्षिप्त, हाँ ये भी शब्द सही है, संक्षिप्त भी होना चाहिए, क्योंकि बात जितने कम शब्दों में जल्दी कही जा सकती है तो वो जल्दी कार्य होते हैं। अब मान के चलिए आपको कोई समस्या है या मुझे कोई समस्या, मैंने जो पत्र लिखा उसमें बहुत सारी व्याख्या की, और उतनी व्याख्या को पढ़ते पढ़ते जो व्यक्ति समस्या समाधान करने वाला है, ये पत्र जिसको भेजा गया है, वो पढ़ने पढ़ते ही वह मूल बात को भूल गया जो आप उस तक पहुंचाना चाहते थे। और फिर इतना उसके पास समय भी नहीं है, समय नहीं लगे, समय उसके पास है नहीं, तो आपका पत्र पढ़ा नहीं जाएगा। तो ऐसे सरल शब्द या संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करना चाहिए कि बात आपकी एक ही शब्द में समझ में आ जाए कि कहना क्या चाहते हैं। ठीक, इसके बाद तो इसका मतलब ये तीनों शब्द सही हैं, सरल भी होना चाहिए, स्पष्ट भी होना चाहिए और संक्षिप्त भी होना चाहिए। तो ये उत्तर यहाँ पे सही हो रहा है। लेकिन हम सी नंबर को देखते हैं क्या लिखा है, केवल साहित्यिक नहीं। केवल साहित्यिक शब्दों का प्रयोग अगर आप करते हैं तो केवल साहित्यिक व्यक्ति समझ पाएगा, कार्यालय वाला व्यक्ति नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि उसको साहित्य का नॉलेज शायद कम हो, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि जो कार्यालय में व्यक्ति बैठा है वो साहित्यिक हो। वह ऑफिशियल भाषा को जानता है, वह संविधान में जो प्रचलित भाषा है उसको जानता है, लेकिन वो पूरे साहित्य को नहीं जान सकता। तो इससे भी हमारा काम पूरा नहीं होता। इसके बाद केवल शुद्ध संस्कृत निष्ठ। अब आप देखिए,
शुद्ध तो सही शब्द है, ये मानता हूँ, शुद्ध होना चाहिए, लेकिन आगे शब्द देखिए आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा है, संस्कृतनिष्ठ। तो शुद्ध तो शब्द सही है, लेकिन संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि संस्कृत कठिन भाषा मानी जाती है, संस्कृत तो कुछ लोग पढ़ ही नहीं पाते, फिर उसका भावार्थ नहीं निकाल पाते। तो जब ऐसा प्रयोग होगा तो आपने कुछ और लिखा है, उसका भावार्थ कुछ और होगा। ये हमने आपको पत्र दिया तो हम जो लिख रहे थे वो संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग किया, तो हमारा कहने का आशय कुछ और था, आप कुछ और समझ गए, तो इसका भी प्रयोग नहीं हो सकता। इसका हो नहीं, इसका और इसका हो ही नहीं सकता। तो आपका उत्तर कौन सा सही हुआ? तो आपका उत्तर सही हो गया बी नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट आइए आगे चलते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या है आपकी 4। प्रश्न 4 की बात करते हैं कि कार्यालय हिंदी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रयुक्त होती है। अब देखिए, हमने आपको पहले बताया था उद्देश्य, क्षेत्र, ये सारी चीजें हमको पढ़ना है। अब देखिए, तो पहला ऑप्शन जो है आपका कार्यालयों एवं प्रशासनिक संचार में, व्यक्तिगत बातचीत में, काव्य रचनाओं में, और केवल समाचार पत्रों में। तो आइए देखते हैं, आपको पहले हम इन शब्दों को समझते हैं। अगर हम डी की बात करते हैं, सबसे पहले हम डी की बात करते हैं, केवल समाचार पत्रों में। तो अगर हम अब देखिए उसका एक बार और उसको प्रश्न को भी देख लीजिए कि मुख्य रूप से बात कही जाए किस क्षेत्र में प्रयुक्त होती है। समाचार पत्रों में तो प्रयोग होती है कार्यालय हिंदी, हम इससे अलग नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से नहीं होती। केवल समाचार पत्रों में ही काम नहीं चलता। अगर आप देखें काव्य रचनाओं में, तो काव्य रचनाओं में कार्यालय हिंदी का कोई रोल नहीं होता। क्यों? क्योंकि काव्य रचना जो की जाती है तो हृदय का भाव होता है, भाव हम उस शब्द से व्यक्त करते हैं कि जो ज्यादा से ज्यादा प्रभावित कर सके। कठिन भी हो सकता है, कुछ लोग समझ सकते, कुछ नहीं समझ सकते, तो काव्य की भाषा अलग होती है, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, अपनी समस्या को सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाना होता है। आगे देखिए व्यक्तिगत बातचीत, तो व्यक्तिगत बातचीत तो ऑफिशियल हो ही नहीं सकती। जब व्यक्तिगत शब्द लग जाए तो वो तो मेरी भर बात हो सकती है, या तो आपकी भर बात हो सकती है, या किसी और की खुद की बात हो सकती है। उसमें सभी के कार्यालय में या सभी के लिए नहीं हितकर है। आगे देखिए कार्यालय एवं प्रशासनिक समाचार में, हाँ देखिए यहाँ भी समाचार दिया, सॉरी यहाँ संचार है, तो समाचार यहाँ भी दिया और यहाँ संचार दिया। संचार किसके लिए? कार्यालय के लिए, मतलब जो कार्यालय है उनके कार्यों का जो है, हम लोग संचार का मतलब एक प्रकार से ये भी सोच रहे हैं कि उनकी जो समस्याएं हैं उनका आदान प्रदान करने के लिए, मतलब किसी की समस्या को सुलझाना और उसका फीडबैक पहुंचाना, या हम लोग अपनी समस्या या अपना जो काम है या हम लोग जो काम कर रहे हैं उस काम को जनता तक कैसे पहुंचा सकते हैं, ये जनता की समस्याएं कार्यालय तक अगर आती है तो उसको कैसे सरकार द्वारा लागू की जा सकती है, तो वो जो होता है क्या कहलाता है? प्रशासनिक संचार। तो ये आपका उत्तर कौन सही है? ए सही है, यहाँ पर ए नंबर। आइए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या है आपकी 5। भारत में कार्यालय हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस वर्ष राजभाषा अधिनियम पारित किया गया? देखिए पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ कौन सा? 1950, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1963, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 1976 और चौथा ऑप्शन यानी बी नंबर का दिया हुआ 1982। देखिए इस प्रश्न को हल करने से पहले मैं आपको एक दो बातें और बता दूं कि यही प्रश्न अगर नहीं आता तो इससे संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं। सबसे पहले हम ये बताएं कि जो हमारी ये हिंदी है इस राजभाषा के नाम से जाना जाता है, और राजभाषा का जो प्रावधान है वो संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक है। मतलब कितने अनुच्छेद हो गए? अनुच्छेद 343
अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 347, अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 349 और अनुच्छेद 350 और अंतिम अनुच्छेद आपका है कौन सा 351। मतलब इतने अनुच्छेदों में बात राजभाषा के गठन की गई है। तो सबसे पहले राजभाषा का जो गठन किया गया तो वो कब किया गया था? 14 सितंबर 1949 को। तो ये क्या किया गया? राजभाषा आयोग का गठन किया गया। कहने का मतलब जो ये आयोग है, ये अधिनियम की बात हो रही है, तो उस समय हिंदी को राजभाषा बनाने की बात कही गई। इसीलिए हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को यह संविधान में जो है पूर्ण रूप से मान्य हो गई और संविधान में लागू कर दी गई। संविधान में कि हिंदी जो राजभाषा अधिनियम होगा 343 अनुच्छेद से लेके 351 तक किसमें रहेगी? संवैधानिक भाषा बन गई। लेकिन जब संवैधानिक भाषा ये बनी तो जिस भाषा को हमने संविधान में दर्जा दिया है उस भाषा का हमें विकास भी करना पड़ेगा, उसको बढ़ाना भी पड़ेगा, उसका प्रचार प्रसार भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या हुआ? देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, राजभाषा अधिनियम पारित किया गया। किसके लिए? बढ़ावा, यानी भारत में कार्यालय हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने। अब ये प्रयोग को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जब 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ तो उस समय बात ये कही गई थी कि अभी हिंदी को राजभाषा का दर्जा तो दिया गया लेकिन राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। राष्ट्रभाषा क्यों नहीं दिए गए? क्योंकि उस समय ये कह रहे थे कि अभी जो काम काज हैं, जब हम लोग भारत आज़ाद हुआ था अंग्रेजों से तो पहले अंग्रेजी का वर्चस्व था। पूरी पत्राचार या जो पठन पाठन अधिकतर अंग्रेजी में होता था क्योंकि यहाँ अंग्रेज थे, वो अपने अनुसार सरकार चला रहे थे। लेकिन जब हम लोगों को सरकार मिली, हम लोग स्वतंत्र हुए तो हम अपनी भाषा का प्रयोग किया, हम अपनी भाषा को संविधान में लाए तो हिंदी को लाए। अब हिंदी के साथ क्योंकि अब उस समय क्या था कि काफ़ी जनता, ये काफ़ी लोग अंग्रेजी से प्रभावित थे, तो काम काज को ये कहा गया कि 15 वर्षों तक अंग्रेजी और हिंदी दोनों में काम होगी। 15 वर्षों बाद हिंदी को जो है पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाएगा पूरे देश में। तो बात क्या हो गई कि हम लोग कहाँ तक आ गए? 49 से अगर हम 15 साल की बात करते हैं तो हम लोग आ जाते हैं कहाँ तक? 64 के आसपास। तो उसके पहले हम लोग ने एक बात की कि अब हिंदी को बढ़ाना चाहिए, पूरे देश में विकसित करना चाहिए, क्योंकि विकास हो नहीं रहा था। लोग क्या कर रहे थे? जो कि भाषा चली आ रही थी, हिंदी उसी प्रकार चढ़ी आ रही थी। आज भी हिंदी आपके और हमारे ऊपर हावी है। क्यों हावी है? क्योंकि हम हिंदी के संवर्धन के लिए, हिंदी के विकास के लिए कुछ नहीं करते। यहाँ तक कि हिंदी को हम पढ़ना तक पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि लगता है हिंदी है, क्या दिक्कत है। लेकिन मैं आपको ये सही बता दूं कि अभी 2-3 वर्षों में जो परीक्षाएं वो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की हुई हैं उनमें कम से कम 75% से ऊपर बच्चा क्या कर जाता है? बैक लग जाती है। क्यों? क्योंकि हिंदी को पढ़ते नहीं, हिंदी को मानते कुछ है ही नहीं। लेकिन अब आपका ऑब्जेक्टिव होना है तो आप ध्यान दीजिए, अगर आपकी बैक लगती है तो ईयर बैक भी हो सकती है, तो इसलिए आप इसको जरूर पढ़िए। तो आपको समझ, तो अब यहाँ पर बात आती है कि जैसे मान के चलिए संविधान हमारा बना और लागू हुआ तो 50 में तो हो नहीं सकता। अब जब 15 साल की बात होगी तो फिर हम लोग थोड़ी सी कहाँ पर आते हैं? नज़दीक आते हैं। और कहाँ पर आते हैं कि 15 साल के अंदर की बात करते हैं, क्योंकि हम संवर्धन 20 साल बाद थोड़ी करेंगे हिंदी की बात, क्योंकि 15 साल के पहले करेंगे। तो अगर देखें तो आपका 1963 पास में होता है, इसके बाद 76 आगे चला जाता है, 82 तो और आगे चला जाता है। तो इसलिए उत्तर आपको वैसे भी देखा जाए तो बी नंबर सही हो जाएगा 5 का, यानी 5 का बी सही है। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 6, कार्यालय हिंदी का उपयोग किस प्रकार किया जाता है? ए में दिया हुआ है आपका सरकारी पत्राचार में, बी में दिया हुआ है केवल अनौपचारिक वार्तालाप में, सी में दिया हुआ है केवल व्यक्तिगत ईमेल में, और डी में दिया है विद्यालय शिक्षा। देखिए
इसी प्रकार का सेम प्रश्न भी पहले आया था, तो इसको हम ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं करेंगे कि आपको मैं बता चुका हूँ अनौपचारिक का मतलब क्या है, ये कट जाएगा। कहीं पर भी अनौपचारिक शब्द का प्रयोग हो रहा है उसको काट दीजिए। व्यक्तिगत का भी कहीं रोल नहीं होता, ये भी हम आपको समझा चुके हैं। विद्यालय शिक्षा तो एक अंग है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, ये केवल एक ही अंग है, संपूर्ण कार्यालय को नहीं लेती विद्यालय शिक्षा, क्योंकि ऑफिस विद्यालय से बाहर भी होता है, सरकारी कामकाजों के लिए विद्यालय ऑफिस होते हैं, लेकिन केवल विद्यालय में सारे काम नहीं हो सकते, पठन पाठन होता है। तो सीधी सीधी बात है कि आपका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर का, सरकारी पत्राचार में। तो सरकारी पत्राचार में कौन सा आपका हो गया कि 6 का आपका ए। अब एक बात हम और करते हैं यहाँ पर कि जो हम ये आपको बहुविकल्पी पढ़ा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि सेम प्रश्न आ जाए और सेम उत्तर आए। मैं जो व्याख्या कर रहा हूँ, जो आपको हम समझा रहे हैं, उनको जरूर आप सुनिए। क्यों? क्योंकि प्रश्न की प्रकृति बदल सकती है, मतलब प्रश्न का जो है तरीका बदल सकता है, लेकिन जो उसके उत्तर हैं जो हम आपको बता रहे हैं, तो इनके लिखने का तरीका बदल सकता है, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, और दूसरी चीज शब्दों का अदला बदली भी हो सकती है, लेकिन उसका जो मैंने भाव आप लोगों को बता रहा हूँ कि कार्यालय हिंदी होती क्या है, वो कभी नहीं चेंज होगी। तो प्रश्न जरूर दूसरा आएगा, लेकिन आप उत्तर टिक कर लेंगे कि जैसे आप की पॉइंट पकड़िए, अनौपचारिक कभी सही नहीं हो सकता, गलत, व्यक्तिगत कभी सही नहीं हो सकता ऑफिस में, गलत, केवल एक पक्ष को जहां पर निर्धारित किया जाए वो भी गलत होता है, क्योंकि हम लोग जो बात करेंगे कार्यालय में, तो कार्यालय एक के लिए नहीं हो, सार्वजनिक होता है, और जहां सार्वजनिक बात होती है वहां कार्यालय होता है। तो उस शब्द को आप पकड़िए। आगे आइए, 7 नंबर देखिए, प्रश्न 7, कार्यालय हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या? अब देखिए, अगर सबसे शब्द लग जाता है तो इसका मतलब ये सभी चारों के चारों ऑप्शन सही हैं। ये सभी 7 नंबर का जो आपका ऑप्शन है तो सबके सब सही है। अब इसमें क्या है कि जो सबसे अच्छा उत्तर हो उसको चुनना है आपको। तो सबसे पहले कह रहा है संक्षिप्तता एवं स्पष्टता, दूसरा अलंकारिक भाषा, तीसरा जटिलता, और चौथा अशुद्ध वाक्य। तो इसका मतलब क्या है, ये साफ साफ दिया है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी, क्योंकि जटिल हो नहीं सकता, अलंकारिक शब्दों का प्रयोग नहीं हो सकता, और अशुद्ध तो हो ही नहीं सकता। अभी इससे कठिन प्रश्न बनता है, क्योंकि ये अब तीनों गलत हैं, आ गए नहीं। तो ऐसा जब सबसे पहले प्रश्न आता है तो यहाँ पर जरूर लगा होता है कि चारों सही होते हैं, उसमें से सबसे अच्छा महत्वपूर्ण क्वेश्चन फिर निकाला जाता है, तो ए आता, तब ये सबसे, तो आपका उत्तर कौन सा सही होगा, ए नंबर सही हो गया। प्रश्न 8 की बात करते हैं। प्रश्न 8, कार्यालय हिंदी को सरल बनाने के लिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तत्सम शब्दों का, तद्भव एवं प्रचलित शब्द, कठिन उर्दू शब्द, कठिन संस्कृत शब्द। तो देखिए, तत्सम क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझिए, क्योंकि जो हिंदी है इसकी आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत के शब्द ज्यों का त्यों जब हम हिंदी में प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि इसके पहले मैंने बात की थी कि संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि संस्कृत निष्ठ शब्द जो होता है वो कठिन होता है, वो जिसको संस्कृत आती है वही समझ सकता है। तो इसका मतलब तत्सम शब्दों का प्रयोग तो हो ही नहीं सकता। अब आपको ये समझ में आया कि ये उत्तर गलत हो गया। दूसरा दिया हुआ है तद्भव एवं प्रचलित शब्द। हाँ, तद्भव मतलब हिंदी जो संस्कृत है उसका बदला हुआ रूप हिंदी मानी जाती है, जो आज की बोलचाल की भाषा है, तो वह क्या होता है, तद्भव होता है, तद्भव का प्रयोग कर सकते हैं। आगे दिए है प्रचलित, यानी जो आजकल की भाषा में शब्दों का चलन है, उन शब्दों का अगर हम लोग प्रयोग कर रहे हैं जो ऑफिशियल रूप से प्रमाणित हैं। कहने का मतलब जो हमारी हिंदी भाषा है उसका जो आयोग है
उसके जो वैज्ञानिक तत्व हैं उनको समाहित करते हुए शब्दों का वो शब्दावली निर्धारित करते, उन सब जो शब्दावली इस समय प्रचलित हैं उनका प्रयोग कर रहे हैं, तो वो कार्यालय हिंदी के लिए उपयोगी है। तो ये सही हो सकता है। अगला देखते हैं, अगर इससे अच्छा कोई ऑप्शन मिलता तो वो सही होगा, नहीं तो ये सही हो जाएगा। इसके बाद एक कठिन उर्दू शब्द, उर्दू कितने लोगों को आती होगी? कार्यालय हिंदी, पहली बात तो कार्यालय में हमारे उर्दू का प्रयोग बहुत कम नाम हो सकता है। हाँ, कुछ महाविद्यालय में उर्दू का प्रयोग हो सकता है, कुछ विद्यालयों में हो सकता है, लेकिन सभी जगह उर्दू का प्रयोग नहीं होता। कठिन संस्कृत शब्द, संस्कृत शब्दों का भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारी संवैधानिक भाषाएं नहीं है। हमारी जो संवैधानिक भाषा जो है वो हिंदी है। हिंदी आज की जो प्रचलित भाषा है वो है। तो उत्तर कौन सा सही होगा? उत्तर हो जाएगा बी। उत्तर आपका बी, 8 का बी। आइए प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 की बात करें, कार्यालय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? ए में दिया हुआ है स्पष्ट एवं बोधगम, लंबे वाक्यों वाली, अत्यधिक साहित्यिक, और डी नंबर पे दिया है केवल अंग्रेजी मिश्रित। आप सीधे देखिए, अंग्रेजी मिश्रित भाषा का प्रयोग हम लोग कार्यालय में नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वहाँ पर 2 प्रकार की भाषा प्रयोग करने से दुविधा उत्पन्न हो जाती है। यह तो आप पूरा अंग्रेजी में अगर प्रयोग कर रहे हैं तो फिर हिंदी दूर हो जाएगी, क्योंकि शब्द हिंदी लगा है ना। एक भाषा ये है, एक भाषा ये है, तो हम दूसरी भाषा का प्रयोग ही क्यों करें जब हिंदी की बात कर रहे हैं? तो ये नहीं हो सकता। अत्यधिक साहित्यिक, साहित्यिक हम लोग, मैंने पहले भी व्याख्या की, साहित्यिक होता क्या है कि साहित्यिक व्यक्ति उस भाषा को समझ सकता है। तो कार्यालय में साहित्यिक व्यक्ति थोड़ी बैठेगा, साहित्यकार तो अलग होता है, और कार्यालय में जो कार्य करते हैं वो कर्मचारी अलग होते हैं। इसके बाद अगर देखें, लंबे वाक्यों वाली, बहुत बड़े बड़े अगर वाक्य वाली आपने बात कही, मैंने पहले बताया कि निबंध के रूप में आपने अपनी समस्या को जब रखते हैं तो कोई उसके लिए समय नहीं निकाल पाता और समस्या सॉल्व नहीं होती। आगे लिखा स्पष्ट, स्पष्ट की बात मैंने सही बताई, बोधगम्य होना चाहिए, मतलब समझ में आ जानी चाहिए। तो ये उत्तर आपका सही है, यानी ए सही है। आइए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10। देखिए प्रश्न संख्या 10 इस समय हम पढ़ाने चल रहे हैं आपको, लेकिन आप लोग अगर यहाँ तक आ चुके हैं तो इस वीडियो को जरूर आगे तक देखिए, और आपकी जो परीक्षा होंगे और उसमें जो प्रश्न आएंगे तो ये मैं निश्चित आपको निश्चिंत करना चाहता हूँ कि आपको कभी भी कार्यालय हिंदी में कम नंबर नहीं मिलेंगे। और अगर आप लोगों की वीडियो पसंद भी आ रहा हो तो जरूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिससे कि आपके साथ साथ हिंदी का भी विकास हो सके। मतलब आपको तो लाभ होगा, लेकिन आपके साथ साथ हम हिंदी का भी विकास चाहते हैं। जब आप एक के बाद दूसरे को देंगे, दूसरा तीसरे को देगा, तीसरा चौथे को देगा, तो आपकी हिंदी क्या होगी? ऊपर को ग्रोथ करेगी। यह चैनल बिल्कुल नया है, आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिए। आप एक बार सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए और बेल आइकन ओपन कर लीजिए। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आपको डेली कम से कम एक वीडियो दे सकें जब तक परीक्षा नहीं, क्योंकि 20 तारीख से परीक्षाएं लगभग हैं। जैसे नोटिस आएगी हम आप तक पहुंचा देंगे। तो आइए हम प्रश्न 10 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 10, भारत सरकार द्वारा कार्यालय हिंदी के प्रचार के लिए कौन सा विभाग कार्यरत है? अब देखिए, क्या रक्षा विभाग, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय? देखिए, अब रक्षा मंत्रालय की हम बात करते हैं तो यहाँ पर देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई बातें होती हैं। इसके बाद अगर हम देखें गृह मंत्रालय, तो गृह मंत्रालय पूरे भारत की जो एक प्रकार से हमारे भारत का जो पूरा क्षेत्रफल है वहाँ पर आने वाली सभी प्रकार की जो परिस्थितियाँ हैं वो आपकी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद मानव संसाधन मंत्रालय जो होता है इसमें कई विभाग जुड़े होते हैं। और अगर हम केवल राजभाषा की बात करें तो यहाँ केवल भाषा की बात होती है। अब भाषा क्या है? हिंदी। हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है, तो हमारी हिंदी
यहाँ भी नहीं फिट हो रही, हमारी हिंदी यहाँ भी नहीं फिट हो रही, हमारी हिंदी यहाँ भी नहीं फिट हो रही, तो कहाँ आ जाएगी? इसका बी नंबर, यानी कौन सा विभाग है हमारा? राजभाषा विभाग। तो उत्तर आपका 10 का सही है डी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 की बात अगर हम करते हैं, 11, कार्यालय हिंदी के अंतर्गत किस प्रकार के दस्तावेज तैयार किए जाते हैं? नंबर 1, कार्यालय पत्र एवं सरकारी आदेश, काव्य एवं साहित्यिक, केवल समाचार लेख, व्यक्तिगत डायरी। देखिए यहाँ पर भी क्या शब्द का प्रयोग हो गया? अभी हमने बताया कि कभी भी व्यक्तिगत शब्द अगर आपके सामने आता है तो उत्तर वो सही नहीं हो सकता, क्योंकि हम बात किसकी करते हैं? सार्वजनिक संस्था की बात कर रहे हैं, यानी कार्यालय की बात करते हैं, वो सार्वजनिक संस्था होती है। केवल समाचार पत्र, केवल शब्द लग जाए तो केवल जहां भी लग जाएगा वो भी उत्तर नहीं सही हो सकता। काव्य की बात आ गई, वह साहित्यिक बात पहले समझा चुका, तो अब यहाँ पे उत्तर क्या सही हो गया? कार्यालय पत्र एवं सरकारी आदेशों के लिए प्रयोग की जाती है। प्रश्न संख्या है 12 में लिखा है, कार्यालय हिंदी के प्रचार के लिए भारत सरकार कौन सा कार्यक्रम चलाती है? हाँ, हिंदी दिवस, फिल्म महोत्सव, लोकसभा चुनाव और खेल प्रतियोगिता। अब देखिए बात की जा रही हिंदी की, तो खेल में हिंदी नहीं आती, लोकसभा में डायरेक्ट चुनाव के बारे में काम होता है, फिल्म में अगर देखा जाए तो फिल्म किसी प्रकार की भी हो सकती है, तो बात किसकी आ गई? जहाँ हिंदी दिवस होगा वहां से हिंदी के लिए कार्यक्रम चलता है। आइए प्रश्न 13। प्रश्न 13 में अगर देखें, कार्यालय हिंदी में किन शब्दों का प्रयोग वर्जित है? देखिए वही बार बार रिपीट हो रहा है, अशुद्ध एवं अस्पष्ट शब्द कभी नहीं हम प्रयोग कर सकते, तत्सम शब्दों का प्रयोग हम नहीं कर सकते। अब देखिए वर्जित शब्द लगा हुआ है यहाँ पे, इसका जरूर ध्यान दीजिए, मतलब जिनको हम लोग नहीं ले सकते हैं। विदेशी भाषा के शब्द और तकनीकी शब्द, मतलब 13 नंबर पे जो बात कही जा रही है वो क्या कहना चाहते हैं कि सबसे पहले देखिए अशुद्ध तो होना ही नहीं चाहिए, अगर अशुद्ध है ये भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इनसे अच्छा ये है ऑप्शन। क्यों? सबसे ज्यादा वर्जित जो होगा अशुद्ध की बात आती है। तत्सम अगर हो जाएगा तो कहीं ना कहीं तक थोड़ी बहुत गुंजाइश रहती है, व्यक्ति समझ ले, अशुद्ध की तो बात है नहीं। विदेशी भाषा का प्रयोग तो कभी नहीं कर सकते, क्योंकि कार्यालय थोड़ी देर के लिए अगर हम ये चाहते हैं कि हिंदी में पत्र लिखें और जापान का व्यक्ति समझ जाए तो नहीं समझ सकते। जापान का व्यक्ति अगर पत्र हमको लिखता है, जापानी भाषा में लिखता है, तो हम हिंदी वाले नहीं समझ सकते, तो हमें किसका प्रयोग करना है? हिंदी का। तकनीकी शब्द, तकनीकी शब्द क्या होते हैं? तकनीकी शब्द ऐसे होते हैं जैसे आपने लिख दिया कंट्रोल। अब कंट्रोल शब्द तकनीकी शब्द है, क्यों? क्योंकि कीबोर्ड की एक बटन है, शिफ्ट। अब आप लोग सोचेंगे शिफ्ट क्या होता है? तकनीकी शब्द है, एक बटन है। एंटर, आप सोच रहे हैं प्रवेश है, प्रवेश नहीं, एंटर माने बटन, वो भी एक बटन है। तो ये तकनीकी शब्द होते हैं, तो तकनीकी शब्दों का प्रयोग हम उतना नहीं करते, तो किसका प्रयोग? तो ये भी नहीं कर सकते, लेकिन सबसे ज्यादा उपयुक्त उत्तर होगा कि ये वर्जित है, बिल्कुल इनका तो प्रयोग नहीं कर सकते। तो आइए आगे चलते हैं। हम प्रश्न 14 की बात करते हैं। प्रश्न 14, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में किस अनुच्छेद के तहत मान्यता दी गई? अब आपको इसके पहले की व्याख्या मुझे आपको समझ में आ रही होगी। देखिए हमने बताया था कि उत्तर जो आपको मिलेगा वो व्याख्या से मिलेगा। हमने इस क्वेश्चन के लिए व्याख्या नहीं की थी, लेकिन अब आपको उसका उत्तर जरूर मिलेगा। क्या कहना चाहते हैं? हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में किस अनुच्छेद के तहत? क्या 343, 370, 21 और 52? हमने बात क्या की थी? 343 से लेकर 351 तक बात कही गई है, तो आपका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? उत्तर सही है ए। ठीक, नेक्स्ट
प्रश्न आगे आ गया आपका 15 नंबर। 15 का प्रश्न कहता है कार्यालय हिंदी में संप्रेषण कैसा होना चाहिए? स्पष्ट, औपचारिक, जटिल, दीर्घ, केवल अंग्रेजी मिश्रित नहीं, अत्यधिक अलंकारिक नहीं। देखिए अलंकारिक शब्दों का प्रयोग जो होता है वो किसमें होता है? ये होता है आपका किसमें? काव्य में। तो यहाँ कविताएं तो लिख नहीं रहे, ये गलत है। केवल अंग्रेजी शब्द मिश्रित नहीं कर सकते। जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं, स्पष्ट होना चाहिए, औपचारिक होना चाहिए, यानी वह शब्द हम प्रयोग करें जो हमारे भाषा आयोग द्वारा उसे क्या किया गया? प्रमाणित किया गया है। तो ये उत्तर आपका सही है, उत्तर सही है आपका ए। आइए आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या है आपके 16। कार्यालय हिंदी में किस प्रकार की वाक्यों का प्रयोग वांछनीय है? इस शब्द को जरूर देखा करिए, ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट प्रयोग वाले में लगा दे। वांछनीय पूछ रहा है, संक्षिप्त एवं सारगर्भित, लंबे और जटिल, काव्यात्मक और अस्पष्ट। अब देखिए प्रश्न 16 क्या कह रहा है? 4 ऑप्शन आपके पास हमने दिया है कि मैंने पहले बताया इस अस्पष्ट तो ले ही नहीं सकते, काव्यात्मक भी पहले समझा तो, लंबे और जटिल है तो भी प्रयोग नहीं। इसके बाद क्या हो जाएगा? संक्षिप्त। उत्तर सही है, ए नंबर सही हो गया आपका। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न 17। प्रश्न 17 की बात करते हैं। कार्यालय हिंदी का प्रमुख रूप से उपयोग कहाँ किया जाता है? कार्यालयों, सरकारी संस्थानों, न्यायपालिका में, केवल विद्यालयों में, समाचार पत्रों में, व्यक्तिगत वार्तालाप में। ऑफिशियल शब्द का अगर प्रयोग हो, कुछ तो यहाँ होता है लेकिन कुछ अंशों में होता है, उससे ज़्यादा अगर देखा जाए तो सरकारी कार्यालयों में होता है, आपका सरकारी जो संस्थान दिए हों उसमें होता है, न्यायपालिका में होता है। तो आपका उत्तर सही 17 का ए। 18 आइए 18 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर का प्रश्न कहता है भारत सरकार द्वारा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? देखिए राजभाषा पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री और भारत रत्न। देखिए जब बहुमूल्य कार्य आप करते हैं, कोई मतलब ऐसा काम करते हैं जो पूरे देश के लिए हितकर है, तो वहां पर तो आपको भारत रत्न मिल सकता है। पद्मश्री भी आपकी ऐसी जो क्या कहते हैं कि आप ऐसा कोई कार्य करते हैं कि आप जनता के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वहाँ पद्मश्री आपसे सम्मानित आपको करते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार केवल साहित्यिक व्यक्तियों को दिया जाता है, यहाँ पे कार्यालय वाले कार्यों के लिए नहीं दिया जाता। तो बात यहाँ पे आ गई राजभाषा पुरस्कार, यानी भाषा से संबंधित जो पुरस्कार मिलता है भारत सरकार द्वारा बढ़ावा देने के लिए, तो राजभाषा के लिए मिलता है। आइए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19, कार्यालय हिंदी को प्रभावी बनाने के लिए किस बात का ध्यान रखना आवश्यक है? सरल, बोधगम्य भाषा, कठिन शब्दों का प्रयोग, केवल अंग्रेजी, ये दीर्घ वाक्य। देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन एक प्रकार से हो गया, तो इसका उत्तर आपका ए ही सही है। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 नंबर देखते हैं। कार्यालय हिंदी के अंतर्गत कौन से कार्य किए जाते हैं? सरकारी पत्राचार या नोटिंग, ड्राफ्टिंग, आवेदन पत्र, केवल लेखन, गलत है, केवल मौखिक वार्तालाप, गलत है, केवल समाचार लेख। क्यों? देखिए जहाँ केवल शब्द लग जाए, केवल को आप पकड़िए, केवल शब्द जहाँ भी लगेगा वहाँ गलत है। तो आपका कौन सा कार्य सही होगा? ये आपका ए सही उत्तर, क्योंकि देखिए सरकारी पत्राचार भी है, नोटिंग भी दी है, ड्राफ्टिंग जिसे कहते हैं, अब आगे आदेश पत्र, सभी आते हैं किसी कार्यालय हिंदी के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 21। अगर हम 21 की बात करते हैं
प्रश्न संख्या 21, कार्यालय हिंदी में किस प्रकार की भाषा वर्जित होती है? ये तो फिर रिपीटेड क्वेश्चन एक आ गया है। तो अस्पष्ट, जटिल भाषा, स्पष्ट भाषा, सरल वाक्य और सामान्य। देखिए, वर्जित शब्द अगर लग जाए तो स्पष्ट तो होना ही चाहिए, सरल भी होना चाहिए, सामान्य शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। तो उत्तर कौन सा सही होगा? ए, वर्जित। वर्जित माने होता है जिनका हम प्रयोग नहीं करते। ये तो किए जा सकते हैं। कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं? स्पष्ट शब्द होना चाहिए, सरल शब्द होना चाहिए, सामान्य शब्द होना चाहिए, सबके समझ में आए। ये तो करते हैं, लेकिन ये नहीं करते। उत्तर क्या हो जाएगा? इस शब्द की वजह से आपका उत्तर ए सही है। आइए प्रश्न संख्या देखते हैं 22, कार्यालय हिंदी में प्रयुक्त भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए? विषयानुकूल एवं स्पष्ट, केवल भावात्मक गलत है, केवल साहित्यिक गलत है, जटिल भी। मैंने साहित्यिक भी समझा चुका। भावात्मक का मतलब होता है कि भावना प्रधान शब्द। तो भावना प्रधान शब्दों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि आपका तो कुछ भाव और हो सकता है, हम उसका और भाव समझ सकते हैं। तो विषय अनुकूल होनी चाहिए, स्पष्ट भी होनी चाहिए। सही है, आपका उत्तर ए सही है। आइए प्रश्न संख्या 23 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 23 में अगर देखें कि हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था 14 सितंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1960। देखिए, अभी हमने बताया था पहले कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को क्या किया गया था? हमारी हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। ये मैंने आपकी पहली व्याख्या की। देखिए, पहले व्याख्या जो की उसको अगर जिसने सुना होगा, डायरेक्ट प्रश्न आपका हल हो रहा है। तो इसी प्रकार ये पूरी व्याख्या जब आप सुनेंगे तो जो प्रश्न अगर बदल के आता है आपके प्रश्नोत्तर में, तो जरूर आप उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको उत्तर ए आता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 24 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 24, कार्यालय हिंदी को सरल बनाने के लिए किस प्रकार की शैली अपनाई जाती है? औपचारिक एवं सुगम, कठिन एवं जटिल, केवल साहित्यिक, विदेशी शब्दों में। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत। औपचारिक मैंने कहा था ऐसे शब्द होने चाहिए जो कहने का मतलब है उस कार्य के लिए ही बने हैं, यानी कार्यालय हिंदी में उन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा जो औपचारिक हैं, जो जिनको मान्यता प्राप्त है। और किसके द्वारा? भाषा जो हमारी आयोग हैं उनके माध्यम से शब्दावली को क्या किया जाता है? प्रमाणित किया जाता है। तो उन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। आइए प्रश्न संख्या देखते हैं 25। 25 नंबर का प्रश्न है आपका। 25 नंबर का प्रश्न है 25, कार्यालय हिंदी के अंतर्गत किस प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं? औपचारिक सरकारी पत्र, आदेश पत्र भी लिखे जाते हैं, व्यक्तिगत कभी नहीं लिखे जाते, साहित्यिक पत्र की बहुत चर्चा हो गई, काव्यात्मक की भी काफी चर्चा हो गई। इसका मतलब उत्तर आपका ए सही है। अब आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि प्रश्न अब कितने भी आएंगे हमें ये लगेंगे सब रिपीटेड हैं। आपको भी ऐसा लगे, क्योंकि हम लोगों को क्या की पॉइंट याद हो गए कि कार्यालय हिंदी किसे कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि आज जो है ये सेशन है वो केवल 25 प्रश्नों का था। तो आप इन 25 प्रश्नों को जब हल करेंगे तो आपको कम से कम 250 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। क्यों? इतनी व्याख्या इसके अंदर की गई है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो ये 2 प्रोफेसर्स एकेडमी है आपकी, और इसको एक बार क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास जैसे हम वीडियो डालेंगे वो आप तक पहुंच जाएगा। और कब पहुंचेगा? जब आप क्या करते हैं, इस बेल आइकन को भी जो है क्या करेंगे, दबाएंगे। बेल आइकन को आप एक बार क्या करें, पहले सब्सक्राइब करिए, फिर बेल आइकन को एक बार टच करिए, इसके बाद ऑल में क्लिक कर दीजिए। अगर ऑल में क्लिक कर देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, नोटिफिकेशन सभी आते रहेंगे। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और कार्यालय हिंदी का जो पहला वीडियो हो वो आप लोगों को समझ में आया होगा और इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर एक बार इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।